नमस्कार, बहुत स्वागत है आप सभी का आपके साथ इस बुलेटिन में। मैं हूं पूजा कविया गोमा। कोरोना वायरस की शुरुआत चीन से हुई थी और अब एक बार फिर से चीन में कोरोना विस्फोट हो रहा है। आलम यह है कि कई शहरों में हर गली और सड़क को सील कर दिया गया है। अस्पतालों में मरीजों की भीड़ उमड़ रही है। कोरोना के खतरे का अंदाजा इसी बात से लगाया जा सकता है कि दुनिया में पिछले एक हफ्ते में कोरोना के 36 लाख मामले सामने आ चुके हैं। वहीं इन 7 दिनों में 10,000 लोगों की मौत हो चुकी है। चीन के अलावा अर्जेंटीना, ब्राजील और जापान में बहुत तेजी से केस बढ़ रहे हैं। चीन में कोरोना वायरस का इस बार ऐसा भयंकर विस्फोट हुआ कि अस्पतालों में लाशें बिछनी शुरू हो गई। दवा के लिए हाहाकार मच गया और करोड़ों लोगों की जान आफत में आ गई। जीरो कोविड पॉलिसी हटने के बाद चीन में कोरोना ने ऐसी तबाही मचाई कि इसका खौफनाक मंजर अभी से ही दिखने लगा है। अकेले जापान में 10,55,578 केस मिले हैं। वहीं दक्षिण कोरिया में 4,60,766, फ्रांस में 3,84,184, जबकि ब्राजील में 2,84,200 केसेस मिले हैं। अमेरिका की बात की जाए तो वहां पर 2,02,075, जबकि जर्मनी में 2 लाख से ज्यादा केसेस। वहीं हांगकांग में भी 1,08,000 से ज्यादा केसेस मिल रहे हैं। इधर चीन के पड़ोसी ताइवान में 1,07,381 केस मिले हैं। इस बीच अब ये सवाल उठ रहा है कि क्या भारत में भी कोरोना का खतरा बढ़ सकता है या फिर यहां भी एक बार फिर से कोरोना की दहशत हो सकती है। कोरोना को लेकर बने एडवाइजरी ग्रुप ने कहा है कि भारत में कोरोना के खतरे को लेकर किसी भी तरह के पैनिक की आवश्यकता नहीं है। उन्होंने कहा कि भारत के लोगों में वैक्सीनेशन और नेचुरल इन्फेक्शन के चलते हाइब्रिड इम्यूनिटी है। कोविड वर्किंग ग्रुप NTAGI के चीफ NK अरोड़ा ने कोरोना महामारी पर प्रतिक्रिया देते हुए कहा कि देश में वैक्सीनेशन के चलते कोरोना पूरी तरह से कंट्रोल में है। फिलहाल कोरोना को लेकर पैनिक की जरूरत नहीं है, लेकिन चीन की स्थिति पर नजर बनाए रखने की जरूरत है। उन्होंने कहा कि कोरोना के कम मामलों की एक वजह यह भी है कि भारत में ओमिक्रॉन के सब वेरिएंट फेल नहीं रहे। दुनिया भर में कोरोना के ओमिक्रॉन वेरिएंट के सब वेरिएंट एक बार फिर से तबाही मचा रहे हैं। इसे लेकर NK अरोड़ा ने बताया कि दुनिया भर में करीब 75 सब वेरिएंट घूम रहे हैं। किस्मत से भारत में सभी वेरिएंट की पहचान हुई, लेकिन किसी ने भी कोरोना मामलों की रफ्तार नहीं बढ़ाई है। अलर्ट और इसी अलर्ट पर आज की हमारी खास चर्चा रहेगी, जिसमें हम दर्शकों को ये बताने की कोशिश करेंगे कि भारत पर इसका असर क्या रहने वाला है। इसके अलावा कितना एहतियात, कितना अलर्ट पर रहने की जरूरत है और पैनिक होने की आवश्यकता नहीं है। इसी खास पेशकश में हमारे साथ खास मेहमान जुड़ चुके हैं। हमारे साथ आज पैनल में मौजूद हैं डॉक्टर सुशांत बासु जी, वरिष्ठ चिकित्सक है। बहुत स्वागत है कार्यक्रम में आपका। हमारे साथ मधुकर गुप्ता जी, पूर्व IAS जुड़ चुके हैं। बहुत स्वागत आपका भी। सबसे पहला सवाल डॉक्टर सुशांत बासु जी, जो कि MBBS, DPHA, DHA, MBA है। डॉक्टर सुशांत, जिस तरह से हम चर्चा कर रहे हैं और चर्चा की शुरुआत में हमने तमाम आंकड़े बताए, चाहे चीन की बात करें, ब्राजील की बात करें, दक्षिण कोरिया, अमेरिका, सभी जगह जिस तरह का एकदम से ग्राफ बढ़ा है, खासतौर पर चीन का, घबराने की जरूरत वहां के लिए है। भारत के लिहाज से, भारत के संदर्भ में अगर हम समझे, कितनी चेतावनी, कितनी सावधानी, कितनी सुरक्षा की बात भारत के लिए है? देखिए, चीन अभी तक जीरो पॉलिसी जैसे समस्या है, तो बार बार पैनिक होना, सोशल और इकोनॉमी खाता, इस उनको करना पड़ा और वहां डॉक्टर सुशांत, आपको मैं थोड़ा सा रोकना चाहूंगी। आवाज दरअसल मुझे क्लियर नहीं आ रही और मैं नहीं चाहती कि दर्शकों तक सटीक सही जानकारी ना पहुंचे। एक बार फिर से आपसे जुड़ूंगी मैं बेहतर तरीके से। जो भी टेक्निकल इश्यू यहाँ पर आ रहा है, मैं समझ पा रही हूँ कि वो जल्दी से सॉर्ट आउट हो, फिर मैं आपसे जुड़कर तमाम जो जानकारी है वो लूंगी। मधुकर गुप्ता जी, आपको इस वक्त क्या स्थिति लग रही है? आपसे भी यही हम समझने की कोशिश कर रहे हैं कि भारत में किस तरह के एहतियाती कदमों की आवश्यकता है। और चीन में हमने देखा जिस तरह से
एकदम से वहां पर बहुत ज्यादा हालात बेकाबू हो गए, हाहाकार मच गया है। भारत में इस वक्त किस तरह की स्थिति आपको नजर आ रही है? देखो, करीबन सारे देश में वैक्सीनेशन काफी हद तक हो चुकी है। 3 मरतबा भी काफी लोगों को वैक्सीनेशन किया जा चुका है और कम्युनिटी जो इम्यूनिटी है वो भी डेवलप हो चुकी है। इसके साथ साथ जो पहले जब कोरोना की वेव आई थी तो हमारे पास साधन नहीं थे, इक्विपमेंट नहीं था जिस मात्रा में चाहिए था। वो सब साधन उपलब्ध हैं। केवल ये देखने की आवश्यकता है कि वो साधन जो है उपलब्ध हैं, जैसे गोडाउन्स में पड़े हैं, स्टोर में पड़े हैं, हम निकाल के उनको चालू हालत में रखें ताकि जब भी जरूरत पड़े तो हम उनका उपयोग कर सकें। इसके साथ साथ मॉनिटरिंग करने की आवश्यकता है। कहीं पे आउटब्रेक होती है तो तुरंत उसकी रोकथाम करनी पड़ेगी। इसके साथ साथ अगर आवश्यकता पड़ती है तो मास्क लगाने की जो हिदायतें हैं, जो निर्देश हैं, दोबारा दिए जा सकते हैं। परंतु अभी कोई आप जैसे बता रहे हैं कि आवश्यकता पड़ी, मैं छोटी सी चीज आपसे यहाँ पे समझना चाहूंगी। आवश्यकता पड़ी तो यानी कि अभी आवश्यकता नहीं है, अभी इतना मैंडेटरी, अभी इतनी जरूरत नहीं है, ऐसा है क्या? बिल्कुल नहीं है, अभी इसकी आवश्यकता नहीं है। देखिए, पैनिक मोड में आते ही इसका डायरेक्ट जो इफेक्ट होता है वो इकोनॉमी पे पड़ता है। आपने देखा ना कि 2 साल जो गरीब आदमी है उसने कितना सफर किया। तो इसलिए हम एहतियात बरतें, तैयारी रखें और मॉनिटरिंग करें और जो जब जैसा संभव जब जरूरत पड़ती है जो प्रिकॉशन लेनी है, जैसे मास्क की बात मैं कर रहा हूँ, अभी वो स्थिति नहीं है। परंतु अगर दूसरे मुल्कों में ये फैल गया है तो यहाँ भी आ सकता है। उन कंट्रीज से जो लोग आ रहे हैं उन पे प्रतिबंध वगैरह लगाने की बात सोची जा सकती है ताकि वहां से जो लोग जो आ रहे हैं वो हमारे को इन्फेक्ट नहीं करें। तो ये सब चीजें देखने की आवश्यकता है। खास तौर पे उन मुल्कों से जो लोग आ रहे हैं हमारे देश में, उन पे नजर रखने की जरूरत है। उन पे मतलब अंकुश लगाना बहुत अनिवार्य है इस वक्त। बाकी स्थिति बड़ी जल्दी बदलती है। कोरोना में आपने पहले भी देखा होगा, फेज 1 और फेज 2 में प्रतिदिन स्थिति बदलती है, तो इस स्थिति पे नजर रखना बहुत आवश्यक है। तो जैसे जैसे परिस्थितियां बदलती हैं वैसे वैसे हमें जो कार्रवाई है उसी के अनुकूल करनी चाहिए। बिल्कुल उसी के अनुरूप हमें आगे कार्रवाई को बढ़ाना होगा। डॉक्टर सुशांत, क्या आप इस पर आप कहना चाहेंगे? जी देखिए, जो ओमाइक्रॉन का जो सब वेरिएंट BF7 चाइना में अभी हैवक कर रहा है, उसके सबसे बड़ी बात है कि उसकी संक्रमण क्षमता बहुत ज्यादा है और वो भारत की तरफ रुख नहीं करेगा, ये नहीं कह सकते रुख करेगा। तो हमें बेसिकली 4-5 एहतियात बरतने हैं। चाइना और ये जो 4-5 आपने कंट्रीज के नाम बताए, यहाँ से आने जाने वाले जो ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस थोड़ी बहुत लगानी पड़ेगी, या जो वहां से आए या वैक्सीनेटेड हो या उनको एयरपोर्ट में RT-PCR चेकिंग करनी हो। एक दूसरा, अपने मुल्क में ज्यादा से ज्यादा अब फिर से बूस्टर डोज लगाने की जरूरत है ताकि हम प्रोटेक्टेड रहे। एज सच हमारी हर्ड इम्यूनिटी काफी हद तक हो चुकी है और हम लोग इसलिए बहुत ज्यादा खतरे में नहीं है। पर ये सब वेरिएंट्स का पता नहीं लगता है क्योंकि वैक्सीन जो है वो एक वेरिएंट के लिए बनाया जाता है, आगे वो वेरिएंट के अगेंस्ट काम करेगा या नहीं मालूम नहीं, क्योंकि ये जो है RNA वायरस है, ये आए दिन ये म्यूटेशन होती रहती है, इसके बदलाव आता रहते हैं, इसके चरित्र में, इसके व्यवहार में, हर चीज में वायरस बदलता रहता है। तो ये बूस्टर अभी लगेगा, हो सकता है अगले साल आपको फिर लगाना पड़े। तो हमें एक तो फिर से हमको कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर पे फिर से जोर देना पड़ेगा, जैसे उचित दूरी रखना, हाथ धोना एवं मास्क पहनना। अगर किसी तरह भी हमारे यहाँ अभी जैसे पीछे 118 केस ही रिपोर्ट हुए हैं, अगर सडन इंक्रीज होता है या केसेस ज्यादा रिपोर्ट होती है तो हमको ये सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे। एक, कोविड अप्रोप्रिएट बिहेवियर और ट्रांजिट पे उनके टेस्टिंग या ट्रैवल रेस्ट्रिक्शंस डिपेंडिंग ऑन द कंट्री। थर्ड, मोर वैक्सीनेशन। और इन बिटवीन हमको इसके लिए भी तैयार रहना पड़ेगा। सारे हॉस्पिटल के बेड फिर से जो कोविड के सेंटर, क्वारंटाइन सेंटर बनाए गए थे,
उनको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, जो हमारे वर्क फोर्स थे उनको रीएक्टिवेट करना पड़ेगा, एडिक्वेट क्वांटिटी ऑफ ऑक्सीजन और इसके हमको स्टोरेज रखनी पड़ेगी ताकि कुछ भी इस तरह के आगे समस्या ना आए। मेरा कहना ये है। इसका मतलब डॉक्टर सुशांत ये समझा जाए कि अभी हमें पैनिक होने की आवश्यकता तो नहीं है, लेकिन एडवाइजरी किसी तरह की जारी हो सकती है, क्योंकि भारत पर इसका असर कितना पड़ने की लग रहा है कि कितना पड़ने के आसार हैं, भारत पर कितना असर इसका पड़ सकता है, क्योंकि पिछली बार भी हमने देखा कि चीन में जिस तरह से इसकी शुरुआत हुई और चीन के बाद पूरे वैश्विक स्तर पर पूरे विश्व में भारत भी इसकी चपेट में बहुत ज्यादा आया था, वो हालात फिर से ना हो। क्या इसको लेकर किसी तरह की एडवाइजरी अभी से जारी करने की आवश्यकता है? जो अभी स्वास्थ्य सचिव ने जो इशू किया है उसका पालन हो जरूरी है कि हम पहले से अलर्ट रहें ताकि हम बिल्कुल ऐसे पकड़े ना जाए कि हमारी पूरी तरह तैयारी है नहीं और एकदम से बीमारी बढ़ गई। क्योंकि चीन में जो उनका CDC है, सेंटर फॉर डिजीज कंट्रोल एंड प्रिवेंशन, उन्होंने बोला है कि 3 फेज में आएगा, वहां से डिक्लेयर किया है। एक फर्स्ट फेज विल बी फ्रॉम 15th of December to 15th of January. Second phase will be end of January to 15 फरवरी तक और लास्ट फेज विल बी end of February to 15th of March. मोस्ट प्रोबेबली ये प्रिजम्पशन है कि 15 मार्च के बाद कुछ कम हो जाएगा। तो उम्मीद है कि हमारे यहाँ इस बीच हमको भी पूरे अलर्ट रखना पड़ेगा। उसी से पता लग जाएगा कि इंसिडेंस बढ़ता है तो हमें ये सारे एहतियात बरतने पड़ेंगे और वी शुड बी रेडी फॉर एनी इवेंचुअलिटी, ताकि हमारे यहाँ कम से कम एक और सेफ्टी ये है कि ओमाइक्रॉन से जो फेटेलिटी कम है, बीमारी तो होती है पर मृत्यु दर कम रहती है, तो ये एक अच्छी बात है। पर इसके बारे में भी आप पहले से कुछ नहीं कह सकते क्योंकि सब वेरिएंट का क्या नेचर आएगा उसके बारे में आपको पूरी तरह नहीं पता। बिल्कुल, और कितना सक्सेसफुल सब वेरिएंट रहेगा, क्योंकि ओमिक्रॉन के केस में हमने देखा कि भारत में उतना असरदार वो नहीं रहा। मधुकर जी, अब आपसे जरा हम समझना चाहेंगे भारत को खास तौर पर जो एयरलाइंस हैं उनको किसी तरीके की क्या गाइडलाइन की आवश्यकता है, किस तरह के दिशा निर्देश दिए जाने चाहिए ताकि पहले से ही सतर्क हो जाएं, पहले से ही वो हालात पैदा ना हो। हालांकि अभी पैनिक की स्थिति नहीं है, लेकिन हमें पहले से ही स्थिति को देखते हुए और भारत की पूरे वातावरण और भारत की जनसंख्या को देखते हुए किस तरह के कदमों को अभी से उठा लेना चाहिए? देखिए, जो मुल्कों में अभी ये कोरोना आउटब्रेक हुआ है, फॉर्चुनेटली उनके साथ हमारे डायरेक्ट एयरलाइन आज की डेट में चालू नहीं है। डायरेक्ट फ्लाइट्स उन कंट्रीज को, शायद चाइना को भी नहीं जाती हैं। तो जिन लोगों को चाइना जाना पड़ता है या साउथ अमेरिका की कंट्रीज में जाना पड़ता है तो वो दूसरे मुल्कों के थ्रू जाते हैं। तो जहाँ डायरेक्ट फ्लाइट्स हैं उन पे नजर रखने की बहुत आवश्यकता है, क्योंकि पहले भी जो कोरोना आया था वो बाय एयर आया था। जो लोग बाहर से आए, बाहर के मुल्कों से आए, वो अपने साथ कोरोना लेके आए। तो जो इंडिया में जो इंट्रोड्यूस हुआ कोरोना, वो बाय एयर से जो लोग यात्री आ रहे थे उनके माध्यम से हुआ। आपने देखा होगा कि उन जगह जहाँ एयर एक्सेस था वहां पे आउटब्रेक सबसे पहले हुआ, गांव में बाद में गया, ठीक है ना। तो वो वहां सतर्क रहने की आवश्यकता है और इसमें 0% टॉलरेंस की पॉलिसी रखनी पड़ेगी। 0%, क्योंकि 1% भी कहीं वो कोरोना इंडिया में आ जाता है, जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि ओमिक्रॉन उतना लीथल या घातक नहीं है, पर फिर भी वेरिएंट्स वहां पे मालूम नहीं रहता है। बिल्कुल, ठीक है ना। दूसरी बात एक और कहना चाहूंगा कि देखिए, ये जो र्यूमर मॉन्गरिंग होती है या मोटा मोटी अनुमान लगाने वाली एजेंसीज हैं, आप जैसे डॉक्टर साहब ने कहा कि 15 दिसंबर से ये फेज आएगा, 15 जनवरी से, 15 की जगह 13 दिसंबर क्यों नहीं, 15 कहाँ से आ गया? देखिए, इस तरह के कयास लगाना, अनुमान लगाना, उसका आधार क्या है? पहले दिसंबर से क्यों नहीं, 15 से क्यों, 20 से क्यों नहीं? देखिए, इन चीजों से बड़ा नुकसान होता है हमारी अर्थव्यवस्था पे। और ये लोग जो प्रेडिक्शंस कर रहे हैं उनको कहा जाए कि भैया जो भी प्रेडिक्शंस करें उसका आधार बताएं और पूरी जिम्मेवारी से प्रेडिक्शंस करें, फोरकास्टिंग करें। ये मजाक नहीं हो रहा है। इससे हमारी सारे देश पे व्यापक असर पड़ता है, विशेष तौर पर रोजी रोटी पर और अर्थव्यवस्था पे। बिल्कुल, वो देखा हमने पिछले 2 सालों में कि किस तरह से उससे अभी तक लोग उभर नहीं पाए हैं। उससे सबक लेना चाहिए हमें। जो गरीब आदमी है सबसे पहले वो अफेक्ट होता है। मैं अभी उदयपुर में हूँ, मैंने कुछ
आर्टिजन से बात की, बोले कि साहब 2 साल हमने कुछ कमाया ही नहीं। जो रोज रोटी कमाता है, जो लेबर दिहाड़ी से, उससे क्राफ्ट पर्सन है, वो खेती करता है, उनके लिए बड़ी समस्या आन पड़ सकती है। और इसीलिए पहले हमें अलर्ट तो होना होगा, साथ ही साथ सही तरीके से सही दिशा निर्देशों के साथ ही भारत में कुछ कदम उठाने की जरूरत होगी। नहीं, देखिए, इसमें जो मैं कहना चाह रहा हूँ कि इस तरह की फोरकास्टिंग जो है उसको अवॉइड किया जाए। मतलब इसका आधार क्या है? ये दुनिया भर की एजेंसीज हैं जो इस तरह की फोरकास्टिंग करती हैं, उसमें सच्चाई कितनी है, उनकी क्रेडिट वर्थिनेस कितनी है, क्रेडिबिलिटी कितनी है? ठीक है डॉक्टर सुशांत, यहाँ पर अगर हम वैक्सीनेशन की बात करें, भारत में वैक्सीनेट सब हो चुके हैं अमूमन। अब इस तरह से वैक्सीनेशन को लेकर किसी तरह की कोई सवाल है कि वैक्सीनेट होने के बावजूद भी क्या भारत में ये संक्रमण इसी तादाद में बढ़ सकता है? क्योंकि चीन में भी कहा गया कि सबसे पहले चीन ने ही वैक्सीनेशन बनाई, बावजूद उसके हालात देखिए। आज कहा जा रहा है कि एक और जो है चीन ने इसको लेकर वैक्सीनेशन तैयार कर लिया। हालांकि वो असरदायक कितनी रहेगी, कितना उसका असर पड़ेगा, ये बाद में पता चलेगा। लेकिन फिलहाल वहां पर सब वैक्सीनेट होने के बावजूद भी इतना हाहाकार आखिरकार क्यों? और भारत में भी क्या ऐसी स्थिति होने की संभावना तो नहीं? नहीं, देखिए, चीन में जो वैक्सीनेशन का जो आंकड़े हैं, एक तो उन्होंने 80 प्लस जो एज है उसमें सिर्फ 50% से भी कम लोगों को वैक्सीनेट किया है। उनके यहाँ फर्स्ट डोज लगा है कोई 76% को, सेकंड डोज लगा है कोई 65% को, और बूस्टर लगा है सिर्फ 40% को। तो वहाँ वैक्सीनेशन में काफी गैप है। दूसरा जो सबसे बड़ा प्रश्न चिन्ह उनके एफिकेसी ऑफ देयर वैक्सीन, उसमें एक प्रश्न चिन्ह लगा हुआ है। जो उनके साइनोवैक और साइनोफार्म दो वैक्सीन जो यूज हो रहे हैं, उसके ऊपर थोड़ा प्रश्न चिन्ह है उनकी एफिकेसी के बारे में। पर हमारे यहाँ भारतवर्ष में जो वैक्सीन है उसकी एफिकेसी भी बेटर है। और दूसरा जो मेथड ऑफ मैन्युफैक्चर ऑफ इंडियन वैक्सीन इज ए क्लासिकल मेथड, इट इज लाइकली टू एक्ट इन ऑल टाइप्स ऑफ वेरिएंट, लाइकली टू एक्ट। तो इसलिए हमारे लिए ये एक स्ट्रांग पॉइंट है। और हमारे यहाँ का वैक्सीनेशन का परसेंटेज भी बेटर है। अब हमको सिर्फ ये कराना है कि हमको बूस्टर डोज लगवाना है जितने ज्यादा से ज्यादा लोगों को। हाँ, कुछ लोगों में गलतफहमियां हैं कि बूस्टर डोज लगने से उससे और बीमारी हो रही है, कि ये हो रहा है, बट दीज आर ऑल फॉल्स। तो हमें इस भ्रम को पैदा नहीं होने देना है, क्योंकि किसी को कोई अंडरलाइन पहले से डिजीज हो, उसको कोई नुकसान हुआ है, वो बाई चांस की वैक्सीनेशन के बाद उसकी वजह से प्रॉब्लम हुआ है, बट पर से वैक्सीनेशन से डायरेक्टली कोई इस तरह का नुकसान का कोई हमारे पास साइंटिफिक बेसिस नहीं है। तो इसलिए उनको प्रमोट करना पड़ेगा ज्यादा से ज्यादा लोगों को। जैसे अगर खतरा बढ़ता है, बूस्टर डोज जरूर लगाएं। पहले वल्नरेबल पॉपुलेशन को, जो ओल्ड एज बच्चे और जो इम्यूनो कॉम्प्रोमाइज्ड है, उन लोगों को पहले हमको देना है, हेल्थ वर्कर्स को पहले लगाना है, फिर बाकी पॉपुलेशन को। इस तरह हमको करना है। बूस्टर डोज के ऊपर हमको फिर ध्यान देना पड़ेगा। इसके अलावा डॉक्टर सुशांत, ये भी चर्चाएं चल रही है, जैसे आपने कहा कि कई तरह के भ्रम लोगों के मन में थे, ये भी जो है वैक्सीनेशन को लेकर एक भ्रम ये है कि काफी लंबा वक्त हो गया है लोगों को पहले वैक्सीनेट हुए हुए। तो क्या उसका असर तो कम नहीं हो जाएगा, उसका असर खत्म तो नहीं हो जाएगा? क्या फिर से शुरू से, बिल्कुल शुरुआत से वैक्सीन लेने की आवश्यकता होगी? क्योंकि कुछ एक कहा जाता था कि कुछ एक टाइम पीरियड के लिए जो है ये वैक्सीनेशन काम करेगी, तो क्या ऐसा है? नहीं, तो इसीलिए तो हम इसको बूस्टर डोज कह रहे हैं कि क्योंकि पहले जो आपको हमने वैक्सीन दिया है उससे आपके इम्यून सिस्टम ऑलरेडी थोड़ा सा इम्प्रूव हुआ है बीमारी के अगेंस्ट। दूसरा लगाने से उसका और ज्यादा होता है, सीरो कन्वर्जन होता है, और वो जब थोड़ा सा कम हो जाता है, इसलिए उसके बीच में हमको बूस्टर लगाना पड़ेगा। पर क्योंकि ये म्यूटेशन होती है, तो हो सकता है कि इस साल जो आपको वैक्सीन काम कर रही है, अगले साल वो इतना कामयाब ना हो। तो इसलिए हर साल आपको बूस्टर लगाना पड़ेगा, और इट रिक्वायर्स कंटिन्यूअस रिसर्च एंड चेंजिंग ऑफ वैक्सीन ऑल्सो। तो इसलिए अभी बूस्टर लगाने से हमारा काम बनेगा। बिल्कुल।
मधुकर जी, जैसे अभी डॉक्टर सुशांत बता रहे थे कि बूस्टर डोज लगाने की आवश्यकता है, लेकिन बड़ा सवाल ये है कि अब ये चीजें कैसी पॉसिबल हो पाएगी, क्योंकि पहले हमने देखा लोगों में वो उत्सुकता भी थी, लोगों के अंदर वो जागरूकता भी थी कि लोग खुद लंबी लंबी कतारों में रहकर भी अपने आप को वैक्सीनेट कर रहे थे, बचा रहे थे। लेकिन धीरे धीरे जिस तरह से चीजें खत्म होती चली गई, लोगों को लगा कि कोरोना चला गया है, हालांकि कोरोना बार बार ये कहा जाता है कि कोरोना गया नहीं है अभी। अब ये कितनी बड़ी चुनौती, कितना बड़ा चैलेंज होगा कि लोगों को वापस उसी तरीके से लोगों को मोटिवेट किया जाए, लोगों को फिर से जागरूक किया जाए कि भाई आपको बूस्टर डोज लेनी है, आपको एक बार फिर से वैक्सीनेट होना है। ये भारत जैसे जहां पर जनसंख्या बहुत अधिक है, इस तरह का प्रोग्राम फिर से चलाना कितना बड़ा चैलेंज रहने वाला है? देखिए, एज ए कंट्री हम बहुत बड़बोले लोग हैं, बहुत हल्ला करते हैं। तो मेरा निवेदन यह है कि इस पे हल्ला ना किया जाए, ये इसको मॉनिटर किया जाए। और जैसे कहा गया कि हम लोगों को सूचित कर दें कि भैया ऐसा कुछ नहीं है, अभी दूसरे देशों में ये सब स्थिति है, हमारे देश में नहीं है। परंतु अगर आपने बूस्टर डोज स्वतः अपनी स्वेच्छा से लगवाना है तो हर जिले में, हर नगर पालिका में, हर क्षेत्र में फला जगह पे ये बूस्टर डोज लगा दिया जाएगा। बस इतना ही करें। ज्यादा हम वो पैनिक क्रिएट करेंगे, पैनिक क्रिएट हो जाता है और उससे कितना नुकसान होता है हम अंदाजा नहीं लगा सकते हैं। ये भेड़ जाल कितना होता है। तो इसमें अभी कोई पैनिक करने की आवश्यकता नहीं है, परंतु इतना कह दिया जाए कि बूस्टर डोज फला जगह पे हर क्षेत्र में उपलब्ध है। गवर्नमेंट अनाउंस, जिसको जाना है लगाना है लगवा ले, कतारें लगाने की अभी ऐसी आवश्यकता नहीं है। और जिनको ज्यादा चिंता है वो लगवा लें। तो समय जैसे निकलेगा, जैसे जैसे इसका ट्रेंड बदलेगा तो तब देखा जाएगा, जैसी परिस्थितियां होंगी। पर तैयारी रखने की बात है। अच्छा, दूसरी बात एक और भी है कि ये एक बहुत बड़ी इंडस्ट्री है जिन्होंने धंधा बना लिया पैनिक क्रिएट करना, उसके बाद ये बूस्टर फना ये सब लगाना, तो उससे भी बचा जाए। देखिए कितना हमारे देश में संसाधन सीमित हैं और सीमित संसाधनों का उपयोग हम इसके लिए अगर करते हैं, जरूरत पड़ती है तो करें, परंतु अनावश्यक भी नहीं करें। बिल्कुल। जाहिर है कि ये संसाधन कहीं और उपयोग में आ सकते हैं। तो ये जो मैन्युफैक्चरर्स हैं वो भी समय समय पे इन बातों का हवा देते हैं कि भैया ये सब कराओ, ताकि उनकी रोजी रोटी चलती रहे, उनका धंधा चलता रहे। जो वेस्टेड इंटरेस्ट हैं उनके अगेंस्ट भी हमें वॉच करना पड़ेगा। चलिए, बिल्कुल काफी अहम बात आपने रखी। बहुत शुक्रिया आप दोनों खास मेहमानों का। कोरोना पर अलर्ट किस तरह हो रहा है, इसी पर आज की हमारी खास पेशकश थी। फिलहाल के लिए इतना ही। नमस्कार।